बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान जो है वो सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में शुरू हो चुका है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ाती हुई नजर आई। 211 बनाकर पाकिस्तान की टीम आउट हो गई और जवाब में अब साउथ अफ्रीका ने 80+ रन स्कोर किए और उसके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया की टीमों के दरमियान भी टेस्ट मैच का बॉक्सिंग डे टेस्ट का आगाज़ हुआ, उसको भी डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों को भी डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद होंगे कि जिन्होंने ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से बड़ा काम किया, पाकिस्तान के तारीख साज खिलाड़ी रहे, वनडे क्रिकेट की पहली हैट्रिक स्कोर की और कोचिंग के हवाले से जो इनका नाम है वो किसी भी तारुफ का और किसी तारीफ का मोहताज नहीं। और कई प्लेयर इन्होंने बशमूल अभी साइम अय्यूब की भी हम इनसे तफसील के साथ बात करेंगे, क्योंकि मुझे याद है कि जब साइम अय्यूब ने PI अकेडमी के बाद पहली मरतबा के जब दौरा किया था, इंडिया गए थे वो, तो वहाँ पे जिस तरह से उन्होंने जो इंडिया की 10 स्टेट की टीमें थी वहाँ पे कस्टम्स को कामयाबी दिलाई थी, तो उस टूर को पूरा मैनेज किया था, पूरा कोच किया था जलालुद्दीन साहब ने। इस हवाले से भी जो है वो ज़रूर बात करेंगे, शो में खुश आमदीद भी कहेंगे जलाल भाई को। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान की पूरी टीम पहली इनिंग में 211 रन्स पर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका ने जवाब में 3 विकेटों के नुकसान पर 82 रन्स बना लिए। बाबर आजम क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 4-4 हजार रन्स बनाकर दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए। इंग्लैंड के डेविड मैलान और शकीब उल हसन ने PSL 10 के ड्राफ्ट के लिए खुद को रजिस्टर करवा लिया। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर को कंधा मारने पर विराट कोहली को सजा। विराट कोहली को मैच फीस का 20% जुर्माना और एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। मेरी तबीयत अब पहले से बेहतर है, मुझे पाकिस्तान से हमेशा बहुत प्यार मिला। अली सलमान और पाकिस्तानी फैंस का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा। भारत के नामवर साबिक क्रिकेटर विनोद कांबली का GTV के लिए खुसूसी पैगाम। जी नाज़रीन, आपने देखा कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के हवाले से जो दोनों टेस्ट मैच का आगाज़ हुआ, लेकिन साथ साथ आपने देखा कि खुसूसी मैसेज विनोद कांबली ने ना सिर्फ मेरे नाम दिया बल्कि जो है पाकिस्तानी जो उनके सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान के जो उनके लवर हैं, उनके नाम भी दिया अस्पताल से कि जनाब उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी बेहतर है और हम भी दुआ गए कि जो है उनको जल्द से जल्द सेहतियाबी हासिल हो और दोबारा से वो क्रिकेट के मैदानों में नज़र आएँ। और इस तरह मैंने पहले भी कहा कि हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से और मेरे साथ बड़ी डायनेमिक पर्सनैलिटी मौजूद हैं जलालुद्दीन साहब की सूरत में बज़रिया वीडियो लिंक अमेरिका से बराह रास्त। उनको शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और जिस तरह से आप बात भी कर रहे हैं, सबसे पहले ज़रा मैं विनोद कांबली के वाले साहब से बात कर लेता हूँ। आपने इंडिया का टूर भी किया है और सचिन तेंदुलकर के साथ इन्होंने अपने जो स्कूल क्रिकेट से किया आगाज़ और साथ साथ जो है आपको पता है रिकॉर्ड साज पार्टनरशिप थी और आपकी बड़ी गहरी निगाह होती है जो अर्ली जो टैलेंट होता है उसके ऊपर। लेकिन आप क्या वजह समझते हैं कि विनोद कांबली जो है वो सचिन तेंदुलकर की तरह इतना प्रोग्रेस नहीं कर सके? टेक्निकली आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जी, जो कामली थे वो डेफिनेटली एक क्वालिटी प्लेयर थे, मगर आपको पता है कि क्रिकेट में हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। तेंदुलकर की अपनी एक क्लास थी और जब आपको टीम में रहना होता है तो कंसिस्टेंसी शो करनी होती है। जो क्वालिटी प्लेयर होता है वो विद द कंसिस्टेंसी और अकॉर्डिंग टू मैच रिक्वायरमेंट परफॉर्म करता है, तो वो बहुत ज्यादा लंबी क्रिकेट खेलता है। टैलेंट होना अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर उसके साथ साथ उस टैलेंट को प्रूव करना और उसके साथ साथ टीम रिक्वायरमेंट को पूरा करना, तो थोड़ी सी हर प्लेयर के साथ कुछ ना कुछ किसी दौर में रहती है चीजें कि वो जितना शायद खेल सकता था उतना नहीं खेलता। उसके बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं, जिसमें अगर मेजर रीजन परफॉर्मेंस है तो चले वो तो एक बात समझ में आती है, मगर इसके अलावा भी लाइकिंग डिसलाइकिंग और उस सिचुएशन में जब वो खेल रहा है उसके साथ के प्लेयर कौन से मौजूद हैं, तो ये सारी बहुत सारी चीजें मिलके किसी प्लेयर का कैरियर थोड़ा शॉर्ट और लंबा होता है। मगर अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आप अकॉर्डिंग टू टीम रिक्वायरमेंट परफॉर्म करते हैं तो आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होती टीम में। तो विनोद कांबली जो थे वो अपनी जगह एक बड़ी। अच्छा सर, मैं इससे पहले जरा आज के मैच को बढ़ाऊं, एक और क्वेश्चन है, आपको क्या वजह, आप समझते हैं ये चीज़ कि जो जब ये दोनों खेलते थे तो लोग ये बात करते हैं, जो इनके कोच थे रमाकांत आचरेकर वो भी ये बात करते थे कि तेंदुलकर के मुकाबले में कांबली ज़्यादा टैलेंटेड है, ये आपको फील होता था? हाँ, इस तरह कंपैरिजन करना इस वक्त तो जरा मुश्किल होगा, मगर मैं समझता हूँ जितना
साउंड कॉम्पैक्ट प्लेयर तेंदुलकर थे उतने तो ये नहीं हो सकते, मगर हाँ ये अटैकिंग प्लेयर ज्यादा कह सकते हैं इनको एज कम्पेयर टू तेंदुलकर। ये जरा अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे, बीइंग ए लेफ्ट हैंडेड होना उसकी वजह से भी एक हमेशा से प्लेयर एक स्टाइलिश भी लगता है और उसको थोड़ा सा एडवांटेज भी होता है। तो दोनों को कंपैरिजन तो इज नॉट ए गुड थिंग, दोनों अपनी जगह अच्छे प्लेयर थे, मगर जाहिर है कि आखिर में आके आपको परफॉर्मेंस प्रूव करती है। आपने तेंदुलकर की परफॉर्मेंस देखी है और कामली ने अपनी जगह जो परफॉर्म किया वो भी हमारे सामने। तो ये दोनों अपनी जगह प्लेयर अच्छे थे, मगर हम ये कहेंगे ये उनसे अच्छे थे या वो उनसे अच्छे थे, वो चीज मेरा ख्याल है किसी भी प्लेयर के बारे में कहना अच्छी नहीं होती। हर प्लेयर को आपके उसके अंदर देखना होता है कि वो अपनी जगह क्या कर सका है और कितना उसमें टैलेंट है। ठीक है, अब ये तो हम डिस्कस करते हैं विराट कोहली के हवाले से, जो उन्होंने मोहब्बत भरा मैसेज दिया हॉस्पिटल से, मेरे नाम से और साथ साथ पाकिस्तानी फैंस के नाम, और हम बार बार अपडेट भी कर रहे हैं उनकी सेहत के हवाले से अपने मुख्तलिफ शो के। जनाब मैं भी यही चाहूँगा उनके लिए उनकी जल्द से जल्द वो सेहतियाब हो। मैं भी यही कहना चाहूँगा जी जी कि उनको काफ़ी दिन से वो इस तरह की सिचुएशन में रहे, कभी ज़्यादा बीमार होते कम, हम भी दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। ठीक है, और साथ साथ आप तस्वीर भी उनकी देख रहे थे, जब 97-98 में इंडियन टीम ने पाकिस्तान का टूर किया था, तो जब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी उस दौर की आपने तस्वीर भी देखी, जो बड़ी अंग्रेजी के साथ हमारे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकीर ने जो है वो जमा की और आपको दिखाई भी हैं। बहरहाल अब हम बात करेंगे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में, जहाँ पे सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच, पहला दिन क्या रहा, इस मैच की अब तक की समरी की, जहाँ पे पाकिस्तान की टीम लड़खड़ाती हुई नजर आई। 211 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए और 54 रन की इनिंग खेली कामरान गुलाम, और उसके बाद फिर आखिर में थोड़ी सपोर्ट की आमिर जमाल ने 28 रन करने के बाद मोहम्मद रिजवान ने 27 रन स्कोर किए। एक मौके पे 36 रन पे पाकिस्तान के 4 विकेटें गिर चुकी थी और उसके बाद फिर 137 तक स्कोर को लेके गए। 81 रन की पार्टनरशिप रही इन दोनों के दरमियान। डैन पीटरसन फास्ट बॉलर, उन्होंने 5 विकेटें हासिल की, और पहला टेस्ट मैच खेलने वाले मीडियम पेसर कॉर्बिन बोश ने भी 4 विकेटें हासिल की, जबकि डैन पीटरसन 5 विकेटों के साथ 5 हासिल करने में कामयाब रहे। जवाब में पाकिस्तान ने अब तक 3 विकेटें हासिल की हैं। मार्करम इस वक्त 47 रन के साथ क्रीज पे मौजूद हैं और अब भी पाकिस्तान को 129 रन की बढ़तरी हासिल है। वाज़ेह है कि इस टेस्ट मैच में टॉस जीता था साउथ अफ्रीका ने, और टॉस जीतने के बाद पहले खुद फील्डिंग करने का फैसला किया था। सबसे पहले तो जलाल भाई, ये जो टॉस जीतने के बाद जो फील्डिंग करने का फैसला किया, टॉस वाइटल रहा या पाकिस्तान खेला खराब? देखिए, टॉस वाइटल होता है जब पिच की कंडीशन थोड़ा बॉलिंग को सूट कर रही हो, और उसकी वजह यही थी कि पिच में बात की जा रही थी कि मॉइस्चर है और हार्ड भी है, ग्रास भी हमें नजर आया। तो इस लिहाज से जो टॉस जीता वो बड़ा अच्छा उनके लिए फेवरेबल था साउथ अफ्रीका के लिए, उन्होंने डिसीजन भी अच्छा लिया। अच्छा, अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान खराब खेला, यानी देखें हमारा जो मसला आज से नहीं, पता नहीं कब से मैं तो एक बार बार कह रहा हूं कि जहां भी बॉलिंग पिच होगी, चाहे वो स्विमिंग हो या वो टर्निंग हो, हमारी बैटिंग एक्सपोज होती है बिकॉज कि हमारी जो टेक्निक है वो इतनी साउंड नहीं है ज्यादातर प्लेयर्स की ना, मासिवा बाबर आजम के। तो जहां भी बॉलिंग पिच आएगी वहां हमें प्रॉब्लम होगी, और वो हम हमेशा से देखते हैं, चाहे वो बाउंसी पिच हो, जहां लोग बाउंस शॉर्ट पिच ज्यादा करते हैं, जहां मूवमेंट ज्यादा हो। वैसे तो हर टीम को मुश्किल आती है, मगर जिस टीम की टेक्निक साउंड होती है, खासतौर से बैटिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो वो सरवाइव कर लेते हैं ऐसी पिचेस पे ज्यादा। तो हमारा जो हमेशा से मसला रहा है कि जब भी बॉलिंग पिच आएगी हमें सरवाइव करना मुश्किल होगा। उसमें जाहिर है जब आपने बात की खराब खेले तो वो टेक्निक का ही पार्ट बन जाता है। जब आप थोड़ा सा दूर की बॉल खेलते हैं, पुश कर देते हैं, आप बॉल के ऊपर सॉफ्ट हैंड से नहीं खेलना आता आपको, तो ये वो सारी चीजें जो हम लैक करते हैं बिकॉज हमारी डेवलपमेंट उस तरह से नहीं होती। बेसिक लेवल पे टेक्निक को सही किया जाता है। एक बात और कहता जाऊं, टेक्निक खाली काफी नहीं होती परफॉर्मेंस करने के लिए, मगर जहां पे बॉलिंग पिच आ जाएगी वहां पे टेक्निक का रोल बहुत बढ़ जाता है, वहां हम एक्सपोज हो जाते हैं। आपसे नहीं हो रहा है, हमेशा से एक्सपोज होते हैं, और आज भी वही हुआ कि पहले बैटिंग करनी पड़ गई, पिच में मॉइस्चर था, मूवमेंट थी, बॉलिंग अच्छी करी इन्होंने, हमें वो सरवाइव करना मुश्किल हो गया। मगर थोड़ा सा कम बैक हुआ है, दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि हमने भी बॉलिंग बेहतर की है। अब लेट्स सी, क्योंकि रस बहुत ज्यादा नहीं है, प्रेशर साउथ अफ्रीका पे इतना नहीं है, एक ऑलरेडी 80+ रन कर चुके हैं वो। तो ये जो आपने बात की हम खराब खेले, हाँ हम खराब खेले बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्निक। चलो भाई, पूरी दुनिया में जो पिचेस का बिहेवियर चेंज हुआ है। अगर आप इंग्लैंड में देखते हैं तो माजी में 80s में वहाँ पिचेस होती थी, अर्ली 70s में पिचेस होती थी, वो अब इंग्लैंड में उस तरह की पिचेस नहीं है। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं वहाँ भी पिचेस चेंज हुई हैं। इवन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो पर्थ की विकेट एक बड़ा एक होलनाक तजुर्बा होती थी बैट्समैन के लिए, अब पर्थ का भी उस तरह का जो है बिहेवियर नहीं रहा है। साउथ अफ्रीका के पिचेस में भी बदलाव आया है, उसके बावजूद ना वहाँ पे इस वक्त डेल स्टेन है, ना वहाँ पे मॉर्कल हैं, ना वहाँ पे फैनी डिविलियर हैं, ना वहाँ पे पॉल हैरिस हैं, ना वहाँ पे
पैट सिमकॉक्स हैं, मैं नाम लेता रहूँगा। उसके बावजूद पाकिस्तान की बैटिंग इस तरह आप कह रहे हैं कि मुश्किलात हमें होती हैं बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर। तो आपने इतने बड़े बड़े बॉलर्स के नाम लिए ना, वो तो हर पिच पे इफेक्टिव होते हैं। मेरा मतलब है कि अगर आपने डेल स्टेन की बात की तो वो चाहे आपको उनको थोड़ी बैटिंग ओरिएंटेड पिच भी दे देंगे तब भी वो इफेक्टिव है। मगर जहां पे पिच ऑलरेडी सपोर्ट कर रही हो तो पेसर्स को, तो वहां अगर मीडियम पेसर भी होगा तो वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करेगा अगर उसका कंट्रोल अच्छा है। तो अगर यही बॉलर फ्लैट पिच पे चले जाएंगे तो पाकिस्तान इनके अगेंस्ट बहुत अच्छी बैटिंग कर देगा, क्योंकि कंडीशन ऑफ द पिच, क्लाइमेट उस वक्त का या जो ओवरऑल कंडीशन थी वो सूट कर रही थी सीम बॉलिंग को। तो आपने देखा कि हमें खेलने में मुश्किल हुई। वो खेलने की मुश्किल की वजह मैं ये बता रहा हूँ कि टेक्निक की वो साउंड हमारे पास नहीं है, इतनी साउंड टेक्निक नहीं है जो हमें मुश्किल पिच पे सरवाइव करना आता हो। तो ये वजह है। और जो बड़े बॉलर है वो ना भी हो, अगर पिच सीमिंग या टर्निंग पिच हो, दोनों बॉलिंग पिच हो, तो वहां पे एक ऑर्डिनरी बॉलर भी अच्छी बॉलिंग कर सकता है अगर उसके पास कंट्रोल है। यही वजह थी कि अगर बहुत टॉप बॉलर भी नहीं थे मगर कंडीशन उन्हें हेल्प कर रही थी और पाकिस्तान लैग करता है अपनी टेक्निक में, तो उसकी वजह से उन्हें वहां मुश्किल आती। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच के वाले से, ऑस्ट्रेलिया एंड गावस्कर सीरीज को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ साथ जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जलालुद्दीन साहबा कोचिंग के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान में भी कोचिंग करते रहे, कस्टम अकेडमी आज तक जो है वो इनकी काविशों, इनकी कोशिशों की मरून मिन्नत है। इसके साथ साथ एक बड़ा अच्छा जो इनका इनिशिएटिव होता है, ये ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के ताउन के साथ कराची में एक इवेंट भी करवाते हैं, उसको भी हम कोशिश करेंगे आज के शो में शामिल करें। और इसके अलावा अमेरिका में भी जो ये कोचिंग कर रहे हैं वहाँ पर इनकी अकेडमी के हवाले से भी ज़रूर डिस्कशन करेंगे। ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच को, कि जहां पर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच में विकेटों की आज झड़ी लग गई, विकेटों की बरसात लग गई। हम बात कर रहे हैं पिच के बिहेवियर के वाले से, बॉलिंग जिस तरह भी जलाल भाई ने कहा कि बॉलिंग बहुत मुश्किल हुई है और बैट्समैन के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा की हैं। लेकिन सर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसमें बड़े बड़े जो नाम है, बाबर आजम एक मरतबा फिर गो के आज उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने 4000 रन भी मुकम्मल कर लिए, लेकिन बाबर आजम एक दफ़ा फिर हमें जो है वो बड़ी इनिंग खेलते हुए नजर नहीं आए। जिस तरह उनका क्लास है, जिस तरह उनका म्यार है, वो उस तरह से परफॉर्मेंस हमें कंसिस्टेंसी के साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझसे एक तो एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत हाई होती है उनके साथ, दूसरे उनको एक बड़ी इनिंग खेलने की जरूरत है। जब वो खेल लेंगे तो इस प्रेशर से जो थोड़ा बहुत उन पर आया हुआ है ये प्रेशर, और ये एक फेजेस आते रहते हैं बैट्समैन पे जब वो उनकी फॉर्म उस तरह की नहीं होती जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जरा थोड़ा इनका ये पैच ज्यादा लंबा हो गया है। और इत्तेफाक से जब आपको खासतौर से आज मैच के हवाले से बात करें, जो एक इतनी अच्छी फॉर्म में प्ले नहीं होता उसको अगर मुश्किल कंडीशन मिल जाए तो उसके लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं यही कहूंगा कि उनकी जो भी स्किल है उसमें तो कोई कमी नहीं आई है। जाहिर है वो एक क्वालिटी प्लेयर माने गए हैं और उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, और अब उनको अपनी वो फॉर्म लाने के लिए थोड़ी जो चीजें करनी है, पता नहीं वो कर रहा है नहीं कर रहा है, इसमें हम ये भी कहते हैं कि वो फर्स्ट क्लास खेलें ज्यादा ज्यादा जाके वापस जब भी मौका मिले और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करें। वो सब चीजें वो करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वापस उस फॉर्म में आ जाएंगे जो लोग उनसे देखना चाहते हैं। टेक्निकली वो क्या गलती कर रहे हैं? देखिए टेक्निकली तो बेसिकली तो ये साउंड प्लेयर, मगर थोड़ा सा जो मैं अपनी अकल से देख के समझ सका हूं कि जब वो थोड़ा सा बैकफुट पे खेलते हैं, जब बैकफुट पे खेलने का मकसद होता है जब तक आप बैक एंड क्रॉस ना जाएं, थोड़ा सा आप पिछले पाँव को पीछे ना ले जाएं क्रॉस में, तब तक आपका वो बैकफुट शॉट कंप्लीट नहीं होता। तो थोड़ा सा ये बैक एंड क्रॉस नहीं जाते, अपनी जगह से ही बैकफुट पे खेल लेते हैं, और उसकी वजह से अक्सर ये होता है कि जब भी ये स्लिप में या इधर उधर आउट होते हैं तो उसकी बड़ी वजह वही होती है कि वो बॉल के पीछे पूरी तरह नहीं आए हुए होते, स्पेशली जब बैकफुट पे खेल रहे होते हैं, बैक एंड क्रॉस नहीं जाते वो। मगर ओवरऑल वो बहुत अच्छा खेलते हैं, अपने क्लोज खेलते हैं बॉडी से, जो कि बहुत प्लस पॉइंट होता है किसी बैट्समैन का, बॉल को अपने करीब आने देते हैं, वहां से खेलते हैं। और जब थोड़ा मूविंग बॉल होता है तो इनको थोड़ा ऑफ साइड या उसका मुश्किल होती है, खासतौर से बैकफुट वाले शॉट पे। अगर ये थोड़ा अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव करेंगे बैक एंड क्रॉस जाने की, तो ऑलरेडी ही इज ए गुड प्लेयर। मैं कोई उनको ये नहीं कह रहा कि उनमें बहुत सारे फ्लॉज है, बस सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ मूविंग बॉल होगी वहां उनको मुश्किल होगी।
अदरवाइज इज अ क्वालिटी प्लेयर। सर, जो आप ये बात करें जहाँ मूविंग बॉल होगी वहाँ पे उनको मुश्किल होगी, तो आप समझते हैं कि कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात भी करते नजर आ रहे हैं कि वो नंबर 3 पे वो सूट नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी आपने खुद भी कहा कि मूविंग बॉल होगी तो मुश्किल होगी, तो उनका नंबर थोड़ा 4 या फिर 5 कर दिया जाए टेस्ट मैच में, क्योंकि नंबर 3 पे उनके स्टैट्स भी इतने कोई खातिर ख्वाह नहीं है। इनिशियली तो वो ऊपर ही खेलते रहे और फिर अब खासतौर से T20 मैचेस वगैरह, मगर हाँ टेस्ट मैच में होता ही है। मैंने इसका एक, अगर कहो थोड़ा सा 1 मिनट का मैं आपको एग्जांपल दे दूं। मैं जब कराची का कोच था तो खालिद लतीफ ओपन करते थे और वो बहुत सारी इनिंग उनकी खराब हुई एज ए ओपनर, तो मैंने उन्हें एडवाइस किया, क्योंकि जब आप ओपन जाते हैं तो बॉल तो हर हाल में मूव करेगी, जो नया बॉल होता है। दूसरा ये है कि बॉल भी, अगर आपकी पहले बैटिंग आई तो पिच भी फ्रेश होती है और बॉलर भी फ्रेश होता है, तो सारी वो चीजें उनके अगेंस्ट जा रही होती है जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर होता है। तो मैं उनसे कहा था अपना बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे कर ले, जब बॉलर भी थका हुआ, पिच से भी मॉइस्चर खत्म हो गया, बॉल भी पुरानी हो गई है, तो आप क्योंकि इस वक्त बीट हो रहा है मूवमेंट से, तो आपकी वो फॉर्म दोबारा आ जाएगी। शुरू में तो उन्होंने ये बात नहीं मानी, मगर लेटली मानी, तो फिर उन्होंने जब चौथे 5वें नंबर पे जाके बैटिंग की तो वो एंड ऑफ द सीजन उतने रन बनाए जो हर साल बनाया करते, तो उन्हें 100 भी किए, 2 के, फिर वापस मैंने उन्हें ओपन कराया, उन्होंने ओपन में भी आगे 100 किए। तो ये थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है, जो आपने बात की इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर कुछ लोगों की ईगो होती है या कुछ अपनी उनकी साइकोलॉजी होती है जिसको वो नहीं ब्रेक करना चाहते, तो उस वजह से शायद वो ना जाए। मगर ये एक अटेम्प्ट की जा सकती है कि थोड़ा सा उनका बैटिंग आउट नीचे जाए, जहाँ पे कंडीशन उन्हें बेहतर मिल जाए, ताकि तो वो सर, एक दफा फॉर्म ईगो के साथ फिर आपको लगता है ईगो के साथ फिर वो बड़े नाम भी तो होने चाहिए ना जो उनसे इंप्लीमेंट करवा सकें। अगर ऐसे नाम होंगे जो बॉल थ्रो करने के हवाले से मशहूर है, वो बैटिंग कंसल्टेंट होंगे, तो सर फिर कैसे प्लेयर उनकी बात मानेंगे? हाँ, ये बात आपसे एग्री करूंगा, जो कोच होता है वो एट लेवल पे आके बात करता है, मगर ये डिस्कशन से चीजें तय होती है। ये आप क्रिटिसाइज करना जरूरी नहीं होता, आप उसके साथ डिस्कस करके उसके पॉजिटिव पॉइंट को लेके आप उसको एग्री करा सकते हैं। अगर आप कन्विंस कर सके बाय लॉजिक, बाय बाय एक्सपीरियंस, उसको बता सके कि भाई आपको ये करने से फायदा होगा, वंस ही कम इन द फॉर्म, वापस वो अपने नंबर पे आ जाए। मतलब ये नहीं है कि आप अगर किसी वक्त 4-5वें में चले गए तो अब आप वापस नहीं आ सकते वन डाउन। उनका नंबर मेरे हिसाब से वन डाउन इज गुड नंबर, अगर अगर फॉर्म खराब है तो वो नीचे खेल सकते हैं। और जब उनको थोड़ी सी बैटिंग कंडीशन बेहतर मिलेंगी, एक दफा उनका बड़ा स्कोर हो जाएगा, तो वापस वो अपने उसी फॉर्म में आ जाएंगे, तो फिर चाहे वो ओपन करें या वन डाउन खेलें, वो उनको इतना परेशानी नहीं होगी। और एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात की जा सकती है, जो आपने आइडिया दिया ये कोई बुरा आइडिया नहीं है। राइट, ठीक है। अच्छा जलाल भाई, क्योंकि आपने काफ़ी काम किया शान मसूद के साथ, शान एक तो पहली बात थी कि जब पाकिस्तान सीरीज जीत कर आया, वाइट वॉश कर आया, एज ए कैप्टन शान पे कितना प्रेशर होगा, क्या उस प्रेशर को उन्होंने कैरी किया? फिर क्या वजह है कि वो सिमिलर फैशन में मुसलसल आउट होते हुए नजर आ रहे हैं? आज मैंने उनका आउट तो नहीं देखा, कहाँ पे आउट हुए थे? वैसे सिमिलर हुए, वैसे पीछे आउट हो जाते हैं वो। एज लगता है सिलेक्ट आउट हो जाते हैं। कुछ फ्लॉज थे अंडर 19 से के मेरे पास, अंडर 19 जो मैं कराची के रीजन में जब भी मेरे साथ थे, और मैंने कुछ टैलेंटेड प्लेयर के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस डिफाइन की थी, वो आज भी इनकी वही है जो मैंने अंडर 19 में की थी। एक तो थोड़ा सा ये ऑन साइड के प्लेयर थे, ऑफ साइड पे वीक थे, दूसरे थोड़ा सा फॉल करते थे ऑफ साइड पे, जिसकी वजह से जब ऑन साइड पे खेलना होता तो ज्यादातर बॉल उनके पैडों पे लग जाया करती थी। तो ये वाली चीजें तो खैर बहुत पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, इम्प्रूव उन्होंने कुछ चीजें की भी हैं, उनका शॉर्ट ऑप्शन उन्होंने बढ़ाए हैं अपने। मगर जाहिर है कि जब आप टेस्ट क्रिकेट में आते हैं तो आपकी चीजें सारी एक्सपोज हो जाती हैं, जब दूसरी टीम उसको फॉलो कर रही होती है तो आपके वीक पॉइंट को वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसे अब नाउ इज क्रिकेट इज डिफिकल्ट, आपको हर चीज में अच्छा होना है। तो ये चीजें ऐसी नहीं है कि वो सही ना कर सके, मगर अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से अपनी इस वीकनेस को दूर करेंगे। मगर अगर आप मुझसे जाती राय पूछें, जो अब उन्होंने पिछले 1-2 साल से या 1.5 साल से जो अपना बैटिंग स्टाइल किया हुआ है, वो उनको सूट करता है फॉर व्हाइट बॉल क्रिकेट। और मैं कई दफा ये कह भी चुका हूँ कि वो इज बेटर प्लेयर इन व्हाइट बॉल क्रिकेट देन द टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट ऑलवेज अ डिफिकल्ट क्रिकेट। अगर आप जो जिस तरह से वो थोड़ा बैटिंग करने लगे अब, वो क्रिकेट उनको सूट करती है व्हाइट बॉल के लिए। जहां तक आपने फ्लॉस की बात की, तो फ्लॉस तो हर प्लेयर में कुछ ना कुछ होता है, मगर उसको कैसे वो मैनेज करें ये आना चाहिए। और इस लेवल पे उन्हें पता होना चाहिए कि मुझे अगर मेरा कौन सा वीक पॉइंट है, वहां पे मैं उस पॉइंट को
ठीक है, खेलने से अच्छा, अवॉइड लेकिन करूं, लेकिन लेकिन ताकि जलाल भाई, मैं ये अपने आपने स्ट्रेंथ पे क्योंकि काम पाकिस्तान क्रिकेट की आप दरूने खाना सियासत, ड्रेसिंग रूम की सियासत सब आप जानते हैं, क्या ये प्रेशर भी होगा उन पे कि या बिल्डअप हुआ होगा कि 3-0 से वनडे जीते हुए हैं तो टेस्ट मैच में आएंगे तो भाई शान के ऊपर एक्स्ट्रा कोई बर्डन पड़ा या एक्स्ट्रा एडिट कोई प्रेशर है? नहीं, वो तो वनडे सीरीज तो जीते हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप तो एक अच्छी फॉर्म में ही है ना। मतलब टीम की परफॉर्मेंस और उनकी मोरालिटी और उनका कहना चाहिए सब कुछ ही हाई है उनका। जब आप टेस्ट क्रिकेट में जा रहे हैं तो प्रेशर तो ऐसा सच होना नहीं चाहिए, बल्कि और प्रेशर कम होना चाहिए जब आप अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। अब रहा है उनकी कप्तानी का हमेशा थोड़ा सा इशू रहा है, पहले भी वो मुझे ऐसा फील होता रहा है कि जैसे जो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं कप्तानी में, एक होता है कंट्रोल ऑफ द प्लेयर, वो मुझे इतना अच्छा नजर नहीं आता ऑन द फील्ड उन पे, क्योंकि प्लेयर ताउन नहीं कर जब रहे, भी फिर वो मैं ये समझो प्लेयर ताउन नहीं कर रहे उनके हाँ, साथ। ऐसा फील होता है मुझे नहीं पता इनसाइड दी ड्रेसिंग रूम क्या हाल है, मगर जनरली मुझे फील होता है लोग रिजवान की तरफ भागते हैं, या पहले बाबर आजम और रिजवान की तरफ भागा करते थे। कप्तान शान है तो लोगों को शान की तरफ आना चाहिए और उनसे डिस्कस करना चाहिए। और ज्यादातर मैं देखता हूँ कि जो प्लेयर जो भी अगर सेलिब्रेट भी कर रहा होता है ग्रुपिंग तो है थोड़ा टीम सा में, वो टूवर्ड्स टीम में ग्रुपिंग है, रिजवान है। फिर टीम में ग्रुपिंग है। ये ग्रुपिंग मैं मगर ये रहा है, ग्रुपिंग रही है, अभी तो बहुत सारी कम भी हो गई है, लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से वो ग्रुपिंग थी। और मैं समझता हूँ कि ये चीजें एज ए कैप्टन इन्हें कंट्रोल करनी चाहिए। अब आप देखें ना उनकी बॉडी लैंग्वेज, जब वो डीआरएस भी ले रहे होते हैं तो बड़ा हैरान ही हो रहा होते हैं, कोई कॉन्फिडेंस उनमें शो नहीं हो रहा होता, ना लोग उन्हें कोई सही से एडवाइस कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा मुझे ये फील हुआ, और ये बड़ा एलिमेंट है कैप्टनसी के लिए कि आपका कंट्रोल जला ऑफ द मुझे प्लेयर ब्रेक अगर पे नहीं आना, है लेकिन मुझे तो जरा मुझे बता दिएगा कि तो मेरी पीसीबी का काम नहीं है कि वो खुद से कैसे अपना को स्ट्रेंथन करेंगे। पीसीबी का काम नहीं है कि भाई ये हमने कप्तान अपॉइंट किया है, इसको सपोर्ट करो, जो ताउन नहीं करेगा वो घर चला जाए। देखिए प्री रिक्विजिट जो कप्तान की है ना, वो आप समझ लें पहले। अगर किसी को कप्तान बनना है तो उसको जिसे कहते हैं उसके पास जो अथॉरिटी है उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। वो पावर से करे चाहे अपनी, या अपनी जिसे कहते हैं एबिलिटी और परसुएशन से और अपनी नॉलेज से वो कन्विंस करे प्लेयर को, और वो उनको मनवाए जो बात वो कहना चाहते हैं वो करे। या पावर पोजीशन से करे, वो एज ए कैप्टन इतना स्ट्रांग हो कि प्लेयर उसको, जैसे हम इमरान खान की बात कर सकते हैं, इतने स्ट्रांग थे कि उनका पूरा कंट्रोल था प्लेयर पे, और वो अपनी बात एज ए लीडर मनवाते थे, चाहे वो अथॉरिटी से मंगवाते हो या अपनी वो परफॉर्मेंस से मंगा। तो परफॉर्मेंस का तो थोड़ा फुकदान है शान मसूद में, इतनी कंसिस्टेंट नहीं है, तो उनकी पावर पोजीशन तो मजबूत करनी है, वो बोर्ड ने करनी है। आप सही कह रहे हैं। तो आपको दो तरीके से आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। एक आपकी पावर पोजीशन से आप मनवाएं अपनी बात प्लेयरों से, जो आप कहें वो उसको माने और करें, या आप इतना उन्हें कन्विंस कर सके लॉजिकली और अपनी परफॉर्मेंस से कि वो आपकी, अगर दोनों वजह से आपकी बात नहीं मानी जा रही, दोनों तरह से जो आपको बात होनी एक्सेप्ट नहीं चाहिए। कर रहा है, तो फिर आप एज ए कैप्टन हमेशा वीक कैप्टन रहेंगे। ठीक है, दोनों तरीके से बात होनी चाहिए। और मैनेजमेंट में एक चीज़ पढ़ाई जाती है जब मैनेजमेंट की बात होती है कि या तो करिश्मेटिक पावर हो, जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि आप कप्तान में इतना कैरिज्मा हो कि प्लेयर्स को फॉलो करें, या लीडर में इतना कैरिज्मा का उसको जो उसके सबॉर्डिनेट है वो उसको फॉलो करें, या लेजिटिमेट पावर होनी चाहिए जो कानूनी तौर पर इनको ताकत दी है पीसीबी ने कप्तान बना के, उसका यूज़ करना चाहिए। और जिस तरह जलाल भाई अपनी ज़बान में कह रहे थे, और चूंकि मैनेजमेंट का मैं आदमी हूँ, तो मैनेजमेंट ये चीज़ सिखाती है कि आपको इन दोनों पावर का यूज़ बेहतर तरीके से जो है वो करना आना चाहिए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे विराट कोहली के हवाले से, कामरान गुलाम, साइम अयूब के हवाले से, और साथ साथ जलालुद्दीन साहब की जो एकेडमी है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मुल्तान और भावलपुर में एक जबरदस्त विमेंस का मैच है खेला गया। जीटीवी हमेशा से ग्रास रूट स्पोर्ट्स को कवर करता है, उसकी भी तफसीलात आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम डिस्कस करेंगे जरा विराट कोहली के मामले को, क्योंकि उनकी भी बैटिंग में इस तरह भी जलाल भाई के साथ गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने कहा कि अगर बाबर आजम से ऊपर रन नहीं हो रहे तो उनको नंबर नीचे कर लेना चाहिए। लेकिन जलाल भाई हमने देखा है कि विराट कोहली से रन नहीं हो रहे थे, फिर उन्होंने सीरीज के जो है वो दूसरे टेस्ट मैच में जो है वो सेंचुरी स्कोर कर ली, उसके बाद वो मुसलसल फिर फेल होते हुए नजर आए। और आज हमने देखा कि उन्होंने धक्का भी मार दिया डेब्यूटेंट प्लेयर को, जिसकी वजह से उन पर डीमेरिट पॉइंट भी मिला और 20% जो है उनका मैच फीस का जुर्माना भी हुआ। ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट तो हमेशा से क्रिकेट में होते रहे, मगर अब क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट बन गया और इतना ज्यादा आपके पास कैमरे होते हैं कि कोई चीज छुपी नहीं रहती, तो वहां अगर रेफरी बैठा होता है वो हर चीज को मैनेज कर रहा होता है, तो थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन क्रिकेट में आती है। प्लेयर एक दूसरे को स्लैजिंग भी करते हैं, अब तो बहुत कम हो गया, हमारे दौर में तो बहुत ज्यादा होती थी।
उस वक्त क्योंकि रेफरीशिप इतनी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और ना ही इतना ज्यादा एक्सपोज होते थे प्लेयर, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जाहिर है किसी वक्त फ्रस्ट्रेटेड हैं वो ऑलरेडी अपनी परफॉर्मेंस से भी, और बाज दफा जब टीम अच्छी नहीं कर रही होती तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं, और उसका एक रूल बना हुआ है, उस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत रेफरी ने उनको फाइन भी किया है और उनको जो भी उनके ऊपर पनिशमेंट दी है वो अकॉर्डिंग टू रूल है। तो क्या कहा जा सकता है इसमें, यही कहा जा सकता है ज्यादातर इसको अवॉइड ही किया जाए क्योंकि स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। लेकिन नहीं सर, सवाल मेरा ये नहीं था, सवाल मेरा था भी आपने सिर्फ बाबर के लिए कहा कि अगर वो उनसे रन नीचे आके रन करते तो विराट ने तो रन किए ना इस सीरीज की इब्तिदाई टेस्ट मैच में, तो उसके बाद रन करने के बाद दोबारा आउट ऑफ फॉर्म हो गए, वो आउट ऑफ फॉर्म थे, रन किए फिर आउट ऑफ फॉर्म हो गए। ये थोड़ा सा इस तरह होता तो नहीं, मगर ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है कि आप हालांकि एक अच्छी इनिंग खेल लेते हैं तो फिर आपको अमूमन वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। और आउट ऑफ फॉर्म होना इज जस्ट डिसीजन मेकिंग एंड टाइमिंग का मसला होता है कि आप एक अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, वो बाय डिसीजन मेकिंग आपको प्रैक्टिस से अच्छा हो जाता है, या आप साइड गेम्स खेल के आप इंप्रूव कर लेते हैं। तो बाकी तो आपकी स्किल तो वो जो मौजूद है वो तो वही है, वो उसमें कोई कमी नहीं होती। बस ये है कि आपकी टाइमिंग एंड आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो जाए, वो बाय प्रैक्टिस भी अच्छा हो सकता है, बाय फोकस अच्छा हो सकता है, तो वो आप कर लेते हैं। मगर क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलियन सीरीज इज ए टफ सीरीज, उनको कंडीशन तो मुश्किल ही मिल रही है थ्रू आउट, जो चाहे पर्थ पे थी या गाबा में थी, जहां भी थी, कोई आसान कंडीशन तो नहीं है ना बैटिंग के लिए, तो उनको मुश्किल भी हुई है, उस मुश्किल में उन्होंने 100 भी बनाए। तो आई होप कि उनकी फॉर्म तो शायद फॉर्मर क्रिकेटर जैसे सुनील गावस्कर जैसे लेजेंड अगर मुसलसल तनकीद करेंगे सर, जो अगर लेजेंडरी क्रिकेटर है सुनील गावस्कर जैसे क्रिकेटर अगर मुसलसल तनकीद करेंगे, क्या उसको भी शायद वो जहन में सोच रहे होंगे? उसूलन तो देखें, जो क्रिकेट में हम जिसे कहते हैं मेंटल टफनेस का एक एलिमेंट है या एक एट्रीब्यूट है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल द कंट्रोल, उसमें यही होता है कि आप अपनी जो आपके कंट्रोल में उसको फोकस करें। अगर आप बाकी चीजों को फोकस करेंगे तो जाहिर है फिर आप डिस्टर्ब होंगे। अगर ये वो चीजें लेते हैं जो आउटसाइड है, जो इनके कंट्रोल में नहीं है, जिसपे क्रिटिसिज्म बाय अदर प्लेयर्स हैं, या पिच कंडीशन है, या एम्पायर डिसीजन है, या बॉलिंग अच्छी हो रही है, ये वो सारी चीजें जो उनके कंट्रोल में नहीं है, उसको सोचने से उनकी बैटिंग पे इफेक्ट पड़ सकता है। मगर अगर वो ये चीजें अवॉइड करें, सिर्फ अपनी बैटिंग पे फोकस करें, सर कंट्रोल देखें ना, अभी आप वो जर्नलिस्ट से लड़ पड़े, ज्यादा फोकस हो, नेट प्रैक्टिस के दौरान उनका इंसिडेंट हुआ, फिर वो एयरपोर्ट पे जर्नलिस्ट से लड़ पड़ेंगे, उसके बाद डेस्परेट हुए हैं, परफॉर्मेंस आती है इनको। वो वैसे समझदार प्लेयर हैं, वो इन चीजों को समझते हैं जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जलाल भाई के साथ हम डिस्कस कर रहे थे, जलाल भाई के साथ हम विराट कोहली के मामले को डिस्कस कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जरा मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम अपने शो में कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई नई चीज़ आप तक पहुंच जाए। तो आज की जो नई चीज़ है वो जनाब ये है कि आज 26 दिसंबर को जब हम शो कर रहे हैं तो बाबर आजम को पूरे 2 साल हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट में 50 रन किए हुए। 26 दिसंबर 2022 को उन्होंने आखिरी दफ़ा 50 किया था और अब तकरीबन 24 महीने हो चुके हैं कि जहाँ पर बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में कोई 50 नहीं किया। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे ज़रा साइम अय्यूब को, कि जो कस्टम क्रिकेट अकेडमी से भी खेले, टूर भी किया उन्होंने इंडिया का। सर साइम अय्यूब के हवाले से बताएंगे, जितना तेज़ी के साथ एक जिस तरह इन्होंने आगाज़ किया था क्विटा ग्लैडिएटर्स के लिए, मुसलसल इनको नाकामियां हुई, उसके बाद बड़ी तेजी के साथ इनका सितारा जो है वो तरक्की कर रहा है। किस्मत के धनी है या इन्होंने बैटिंग को तब्दील किया है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि उनका पास जो नेचुरल टैलेंट होना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट मटेरियल जिसे हम कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल का, वो उनके पास था शुरू से। और एक एडवांटेज उनको मिला कि जो टीम मैनेजमेंट रही, टाइम टू टाइम उनको फुल अपॉर्चुनिटी मिली, दो के वो काफी वक्त फेल भी होते रहे, उसके बावजूद उन पर ट्रस्ट रहा। और ये कॉन्फिडेंस जब मिल जाए किसी प्लेयर को तो वो अपना जो उसका टैलेंट होता है उसको वो ग्रूम करके परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर देता है। तो सेम साइम के साथ ये हुआ कि उनमें टैलेंट तो था मगर वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे जो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टैलेंट होने की वजह से। मगर टीम जो भी थी उस वक्त, जो टीम मैनेजमेंट थी, उन्होंने इन पे फुल कॉन्फिडेंस किया। और इसको आपने देखा होगा, बहुत क्रिटिसाइज भी किया था साइम अय्यूब को कि भाई ये नहीं खेला, इन्हें बार बार मौका दिया जा रहा है, बार बार मौका दिया जा रहा है। एक दफा आपको याद होगा हमारे दौरान मंसूर अख्तर को भी इसी तरह मौका मिलता था, वो तो अपने आप को खैर साबित नहीं कर सके। इमरान खान का भी यही थोड़ा सा होता था कि जब वो किसी को चांस देते थे बहुत ज्यादा दे देते थे साबित करने के लिए। मगर यहाँ पे साइम अय्यूब का केस थोड़ा डिफरेंट है कि उन्होंने अपनी जो
रेपुटेशन थी, जो कि इंटरनेशनल मटेरियल उनको कहा जाता, मैं ही कह रहा था उनको बहुत बार दफा लोग जब क्रिटिसाइज करते, जब भी मैंने कहा था नहीं, ही इज ए गुड प्लेयर, मगर उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो परफॉर्म करें। नाउ ही इज परफॉर्म। और जो आपने बात की कि उन्होंने कुछ अपने आप को इम्प्रूव किया, डेफिनेटली उन्होंने बहुत अपने गेम को इम्प्रूव किया है। और वो खासतौर से थोड़ा सा इनका भी ऐसा ही था कि ज्यादा ऑन साइड के प्लेयर थे और उधर ज्यादा रन स्कोर किया करते थे। थोड़ा जो शान मसूद वाला इशू है उससे भी ज्यादा इनका इशू था, मगर इन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रेट कर लिया है। अच्छा, आपने क्या देखा था, आपने उस टाइम में इब्तिदा में क्या देखा था जब आप कस्टम एकेडमी के साथ इनको इंडिया के टूर पे लेके गए? वहां पे इन्होंने 5 मैचेस में 250 रन किए और इंडिया की 10 स्टेट की टीमें थी, वहां पे भी कस्टम एकेडमी जीत कर आई। आपने इब्तिदाई टाइम को में क्या आइडेंटिफाई किया था? तो इनिशियली हमने उस एज में इनको देखा था, इनके पास एक तो कॉन्फिडेंस था, आउट होने से ये नहीं डरते थे, और अपने जो शॉट, जो भी इनकी स्ट्रेंथ थी उसको खेलते। उस वक्त भी इनमें फ्लॉज थे क्योंकि ज्यादा ये ऑन साइड पे खेला करते थे, और अब जब मैं देखता हूँ तो वो चीज बहुत चेंज हो गई है। और इनके पास ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर जिसे कहते हैं ना, जिसे खासतौर से शॉर्ट फॉर्मेट में लिया जाता है कि आप थोड़ा अटैक करते हैं, वो इनमें एबिलिटी उस वक्त भी मौजूद थी कि ये रिस्क लिया करते थे, और रिस्क लेने की वजह से ये परफॉर्म करते थे। और मैंने तो यही 2 चीजें देखी थी कि ये रिस्क फैक्टर था इनमें और इनमें कॉन्फिडेंस था। 2 चीजें उस वक्त भी थी और आज भी इनमें ये दोनों चीजें मौजूद है। मगर इसके साथ इन्होंने अपनी टेक्निक को इम्प्रूव किया है, जिसके साथ भी इन्होंने काम किया है। इन्होंने काफी हद तक अपनी जो बेसिक टेक्निक होती है वो इन्होंने इम्प्रूव कर ली है, और इनकी जजमेंट भी अच्छी हो गई है। जो बॉल को पिक करते हैं फ्रंट फुट और बैक फुट वाली, दोनों को अच्छी तरह इनका वो जजमेंट बहुत अच्छा है। तो इम्प्रूवमेंट इनकी टेक्निक में भी हुआ है। जो उनमें पहले से स्ट्रेंथ थी, जिसमें वो रिस्क फैक्टर था और जिसमें कॉन्फिडेंस था, वो उनके चेहरे से नजर आ जाता है। लेकिन थोड़ा जलाल भाई, आप भी इंप्रूवमेंट की बात करें, थोड़ा आप भी अपनी लॉबिंग को और जो मीडिया के लोगों के साथ अपनी लॉबिंग को जरा आप भी थोड़ा सा इंप्रूव करें, इसलिए कि जो रोल साइम के लिए PIA क्रिकेट एकेडमी ने, कस्टम क्रिकेट एकेडमी ने किया है, बाकी लोगों ने बाद में आके क्रेडिट ले लिया कि हमने तो बचपन से इसको क्रिकेट सिखाई है, बैटिंग सिखाई है, अब वो अपना क्रेडिट इसके ऊपर ले रहे होते हैं। देखिए, मैं जो भी क्रेडिट ले रहा है, खैर उनको तो मैं क्या कहूँ, मैं क्रेडिट इस तरह का नहीं दे रहा। मेरा जो मेजर फैक्टर रहा है वो इनिशियली आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट है, कि अर्ली एज में अगर आप किसी को आइडेंटिफाई कर लें और वो आगे जाके बड़ा प्लेयर बनता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है। नहीं, बिल्कुल आपको क्रेडिट जाता है सर। ये मैंने इसे अजराए तफन्नुन इसलिए कहा कि बाकी लोग जब वो क्रेडिट लेते नजर आ रहे हैं कि ये साइन को हमने जो है वो देखिए, वो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने इसको बनाया है, क्योंकि मेरे पास तो बहुत थोड़े अक्षर आए, मगर जो इनिशियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट थी, उस दौरान जाने से पहले जो हमने इनकी प्रैक्टिस कराई थी, वो उस पीरियड में मेरे पास रहा है। मगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डेवलपमेंट करने के लिए जो आप हमारा रिसेंट प्रोग्राम चल रहा है, जो 3 साल का है, वहां पे मैं क्लेम कर सकता हूँ इन प्लेयरों को, जब इनमें से कोई बड़ा प्लेयर बनेगा कि हाँ ये मैंने डेवलप किया, तो लोग समझते हैं कि बस मेरे पास रहा, और एक प्रोसेस है। मेरे साथ भी उन्होंने कुछ देर रहे, उसमें कुछ सीखा होगा, जाहिर आगे भी सीखा और सीखा। मगर जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट ऑफ अर्ली एज, जब वो कुछ नहीं था, वो एक आर्ट है, वो एक लेकिन साथ साथ जिस तरह भी आप बात, जिसमें आपका खासा है क्या, क्योंकि वक्त बड़ा कम है, मैं जल्दी जरा चीज़ों को रैपअप भी कर रहा हूँ कि जो आपका खासा है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टैलेंट अर्ली एज के अंदर, इसी तरह से ज़रूरी ये भी होता है कि अर्ली एज की जो परफॉर्मेंस है उसको हाईलाइट किया जाए। और इसी हवाले से GTV जी स्पोर्ट्स जो है अपना रोल जो है बड़ा बखूबी पूरा भी कर रहा है, ना सिर्फ जो अंडर एज क्रिकेट के हवाले से, ग्रास रूट स्पोर्ट्स के हवाले से, बल्कि साथ साथ विमेंस क्रिकेट को भी, कम्युनिटी क्रिकेट है उसको भी जी स्पोर्ट्स जो मुसलसल कवर कर रहा होता है। इसी हवाले से एक मैच खेला गया खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान, भावलपुर और मुल्तान की टीमों के दरमियान, और GTV ने इस मैच को सपोर्ट भी किया, और ये वजह कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे इस मैच के कुछ ग्लिम्पसेस भी देखेंगे। दिखाइए जनाब जरा क्या मैच खेला गया। मुल्तान में कायद-ए-आज़म डे और खवातीन एम्पावरमेंट के उन्वान से विमेंस क्रिकेट शुरू कर दी गई। भावलपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। मुल्तान की टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्रर ओवर्स में 124 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। वजीहा ने 3 चौकों की मदद से 26 रन स्कोर किए। जवाब में भावलपुर की टीम 13वें ओवर में 44 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। CEO एशियन एकेडमी पाकिस्तान शबाना अदनान का कहना था, हमें खवातीन को ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया करने की जरूरत है जहां वो अपने आप को महफूज तस्वुर करें। विमेंस एम्पावरमेंट की बात तो हर कोई करता है, लेकिन क्या ये एम्पावरमेंट है कि सिर्फ सोशल मीडियाज पे प्रोपेगेंडास किया जाए या कैंडल मार्क्स निकाले जाएं? और मैं समझती हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम गर्ल्स को ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया करके दें जहाँ वो खुद को कंफर्टेबल और सिक्योर फील करें।
बड़ी खुशी की बात है कि वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है हमारी जो बच्चियां हैं हमारे मुल्क की वो भी इन किस्म के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। विनर टीम को सीईओ बोतला बिल्डर्स पीर जुनैद इकबाल बोतला ने ट्रॉफी और मेडल्स दिए। मैच के अख्ताम पर मेहमानों में अजरक और शील्ड्स भी तकसीम की गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सकलैन, GTV न्यूज़, मुल्तान। जी नाज़रीन, ने रिपोर्ट देखी मुल्तान में खेले गए विमेन एम्पावरमेंट और कायद डे के हवाले से जो मैच है खेला गया। जलालुद्दीन साहब मुसलसल इस हवाले से भी काम कर रहे हैं, विमेंस क्रिकेट के हवाले से भी काम कर रहे हैं। इस तरह मैंने पहले कहा प्रोग्राम के इब्तिदा में है कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के ताउन से भी जो है ये एक टूर्नामेंट मुसलसल कई सालों से करवा रहे हैं। जलाल भाई, इस तरफ आप इतना काम कर रहे हैं, उसके बावजूद विमेंस की परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी सुधार नजर नहीं आ रहा है। देखिए, विमेंस क्रिकेट का जब मैं 2019 तक कोच था तो मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन कर लिया था और मैं समझ गया था कि इनकी इंप्रूवमेंट कहाँ से होनी है, मगर उसके बाद आपको पता है कि बगैर किसी वजह के हटा दिया गया था और जो भी हमने प्रोग्राम दिया था वो अप्लाई नहीं हुआ। 5 साल का वो प्रोग्राम था जो अप्लाई होना था। तो डायरेक्शन पहले सही करने की जरूरत है कि हम किस तरह डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट एक बिल्कुल डिफरेंट एक गेम से कहते हैं ना कि वो डिफरेंट बॉल गेम है। डेवलपमेंट, क्रिकेट खिलाना एक अलग काम है, डेवलपमेंट करना एक बिल्कुल अलग काम है। जिसको नहीं आता वो नहीं कर सकता और उसमें फिर एज वाइज चीजों को डेवलप किया जाता है। तो जो हमारा 3 साल का प्रोग्राम है वो इसी तरह डिजाइन किया गया, वो एज वाइज उसको हमने डेवलप किया 4 फेजेज में। तो विमेंस क्रिकेट के लिए भी कैंप लगते रहते हैं और प्रैक्टिस होती रहती है, मगर कोई डायरेक्शन नहीं है, ना उनको वो पता है कि डेवलपमेंट किस एज में किस तरह की होनी है और कितने देर तक होनी है और कौन कराएगा। तो ये थोड़ा लैग कर रहा है। और अब क्योंकि क्रिकेट को अलग है, विमेंस काफी हो रही है, मगर स्टिल हम देख रहे हैं कि वो डायरेक्शन सही नहीं है जो मैं समझ सक रहा हूँ। उसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनेगा जो अप्लाई होगा सन टू सन। इसमें मैं एक बात कह सकता हूँ, जो इन्होंने इसमें अभी ऐड किया हुआ इनको जो चैंपियंस कप हो रहा है, उसमें अगर वो सही से कोई उनको गाइड करे उस जो डेवलपमेंट में, क्योंकि ज्यादातर वहां भी इवेंट ही मैं देख रहा हूँ खेलता हुआ, डेवलपमेंट पे क्या काम हो रहा है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो डेवलपमेंट इज ए डिफरेंट स्किल और उसके लिए टाइम चाहिए होता है। और अच्छा, आपने अभी आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अभी हम स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स भी चला रहे हैं कि जिसमें आप एक बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोग्राम आपने इनिशिएट किया है कि जिसके अंदर मुस्तकबिल के हमें साइम अय्यूब, मुस्तकबिल के सैफुल्लाह बंगश, मुस्तकबिल के रमीज़ अजीज़, मुस्तकबिल के साद बेग हमें मिलेंगे। ज़रा इस प्रोग्राम के बारे से ज़रा बताइएगा प्लीज़। देखिए, मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ और आज तक कह रहा हूँ, बल्कि 10 साल से कह रहा हूँ कि अगर हमारी क्रिकेट को आजकल के मॉडर्न डेज क्रिकेट के हवाले से उस लेवल पे आना है तो हम ये जो चैंपियंस कप वप से नहीं आएंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप लिख ले गई। हाँ, अगर इसी चैंपियंस कप में ये अंडर 15 वाला बैच ऐड कर लें और 3 साल का जो इनका प्रोग्राम है उसमें ये कर लें, तो हमें डेवलपमेंट करनी है ग्रास रूट से। ग्रास रूट वही है जो आपके अंडर 14, 15, 16 के प्लेयर है, उनका लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। ये नहीं कि आप 2 हफ्ते का कैंप लगा खत्म, नहीं, वो उनका फेजेज में होगा और हम यही कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी हम तो एक आउटसाइड कर रहे हैं और इसके अलावा भी हमें चैलेंजेस आ रहे हैं। लोकल एसोसिएशन हमें प्लेयरों को रोक रही है। मैं तो हैरान हूँ इस बात से कि कैसे लोग हैं जिनका जो काम है उन्हें ये करना है और हम उनके लिए करके दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रहे हैं, अच्छी कोचिंग दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट उन पे कर रहे हैं और वो अल्टीमेटली ना मेरा क्लब है ना मेरी कोई अकेडमी जहाँ से वो खेलेंगे अपने जोन डिस्ट्रिक्ट। इसके बावजूद लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, प्लेयरों को आने नहीं देते, उन्हें रोकते हैं प्रैक्टिस से और 10-10 बहाने करते हैं, डराते हैं। और आपको पता है हमारे यहाँ जो कल्चर है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उस पे पेरेंट्स जलाल भाई, वक्त मेरा बिल्कुल वक्त शॉर्टेज है। हम एक तो बात जरूरी है जल्दी से प्लीज कि वो हमें लॉन्ग टर्म पे डेवलपमेंट करेंगे तो हम सही हो जाएंगे, चाहे वुमेन्स क्रिकेट हो चाहे मेंस क्रिकेट हो। अगर नहीं करेंगे ग्रास रूट से, आप याद रखें जैसे इस फेज में पाकिस्तान टीम अच्छा खेल रही है, जाहिर है अच्छा खेल रही है, मगर ये कभी भी सस्टेन नहीं रहेगा। आप देख लीजिएगा। 10 सेकंड के अंदर मुझे बता दें टेस्ट मैच का क्या रिजल्ट देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तो एज थोड़ा सा साउथ अफ्रीका को है, बिल्कुल है। अगर वो 100 रन की भी लीड ले जाएंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू सो मच जलाल भाई, गुफ्तगू में तशनगी रही लेकिन वक्त चूंकि थोड़ा महदूद था, इसलिए यकीनी तौर पर हमें जो है वो तशनगी ज़रूर हमें महसूस हो रही है इस गुफ्तगू में। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में तफसील के साथ मजीद मुख्तलिफ मुद्दों पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।